नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मिरर में। आज हम लोग सल्तनत काल के दिल्ली सल्तनत के इतिहास के कुछ 20 प्रश्न को देखेंगे जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लास्ट में आप लोगों को इसमें से कितना मार्क्स आया। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पार्ट 3 है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले भी 2 वीडियो दिल्ली सल्तनत काल पे अपलोड किया गया है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो इक्तादारी प्रथा जो चलाई थी वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक है, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। अगला है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमाओं का विरोध जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, उलेमाओं का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? अल बरूनी ने किताबुल हिंद और तारीखुल हिंद नामक 2 पुस्तक की रचना की है, जिसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी के बारे में बताया है कि भारत के उस समय की क्या क्या स्थिति थी, वो पूरी की समीक्षा इसने इन पुस्तकों में की है। तो अल बरूनी द्वारा जो रचित पुस्तक थी किताबुल हिंद और तारीख़ उल हिंद, इसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी की समीक्षा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 11वीं सदी का भारत का दर्पण। ठीक है, भारत का दर्पण किसे कहा जाता था अर्थात किस पुस्तक को कहा जाता था? तो ये किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने। अभी मैंने बताया कि अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है, और इसी किताबुल हिंद को भारत का दर्पण भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने इस पुस्तक में भारत के इतिहास, भारत के पूरा दर्शन शास्त्र, भारत के पूरे सामाजिक स्थिति, भारत का भूगोल, इन सभी को समाहित किया था। ठीक है, भारत का गणित वगैरह सभी को समाहित किया था। इसलिए 11वीं सदी का भारत का दर्पण अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो कि अस्थाई सेना रखने वाला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने कि अस्थाई सेना दिल्ली में रखी थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ठीक है, अलाई दरवाज़ा, सबसे पहले अलाई दरवाज़ा के बारे में जानते हैं कि अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था, तो इसी का, ठीक है, ये अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। और कुतुब मीनार के बारे में दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन ये अधूरा ही था। तो इसको पूरा किसने करवाया था? तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि उसका पुत्र था। ये इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। तो इससे 3 क्वेश्चन हम लोगों के पास में आया कि पहला कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये किसका मुख्य द्वार है? तो ये मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था?
तो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो आप लोग कंफ्यूज ना हुए, इसका सही सही आप लोग आंसर समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ठीक है, तो ये जो था द्वितीय तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था वह द्वितीय तुर्क आक्रमण किया था। तो पहला कौन किया था? तो पहला जो किया था वो आक्रमण किया था, पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन था। ठीक है, सुबुक्तगीन था, लेकिन सुबुक्तगीन 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो दोनों बार क्या रहा? असफल रहा। तो फिर उसके बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, जो कि सफल आक्रमण था। तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो द्वितीय तुर्क आक्रमण हो गया मोहम्मद गौरी, और अगर पहला सफल तुर्की आक्रमण पूछा जाए तो महमूद गजनवी, और अगर पहला तुर्क आक्रमण पूछा जाए तो वो हो गया सुबुक्तगीन। तो इसमें भी आप लोग किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज ना हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये सांसबनी वंश का था। ठीक है, सासंगबनी वंश का मोहम्मद गौरी था। चलिए अगला है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे शहाबुद्दीन, मुजाहिउद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है, और क्या, यही इन नामों से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अगला है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण जो किया था 1175 ईस्वी में, ये किया था मुल्तान के विरुद्ध में। ठीक है, तो मुल्तान के खिलाफ में मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यही अगर हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध ही हुआ था, लेकिन उसमें जो था पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी हार हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका अंतिम आक्रमण जो है पंजाब के खोखर के विरुद्ध में हुआ था। अब पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अभी मैंने पढ़ाया। तो पहला आक्रमण जो किया था मुल्तान के विरुद्ध में किया था, और अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध में किया था। दोस्तों इसमें बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता है, कृपया इस सारी कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं आसाम पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो ये बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था। उसने बिहार विजय, बंगाल विजय और आसाम विजय की थी। तो बिहार विजय जो किया था उसने 1202 से 1203 में, ठीक है, 1202 से 1203 में उसने बिहार पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 1204 से लगे हुए हाथी 1204 से 1205 में उसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की, और साथ ही साथ 1206 में उसने आसाम पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये बिहार विजय, बंगाल विजय एवं आसाम विजय जो किया था, कौन किया था मोहम्मद गौरी का, कौन सा सेनापति? तो बख्तियार खिलजी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक
किसे माना जाता है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो उस समय देवगिरी का शासक जो था वो था रामचंद्र देव। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह पूर्णतया शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। दोस्तों, जब आप लोग अलाउद्दीन खिलजी मूवी शायद देखी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो कोई भी नियम, कोई भी कानून को नहीं मानता है। साथ ही साथ वो अपने ससुर की हत्या कर देता है और बाद में उस ससुर की हत्या करके ही दिल्ली सल्तनत का मालिक बन बैठता है और अपने आप को ही वो सुल्तान घोषित वहाँ का कर देता है। तो उसी के बारे में बर्नी, जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, उसने कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। तो ये किसके बारे में कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था, फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। अगला है, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये भी हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो बेरोजगारों को भी सबसे ज़्यादा रोजगार दिया था किसने? फिरोज तुगलक ने। और सबसे ज़्यादा गुलाम जो थे वो भी फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में थे। हमारा तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये 20 में से कितने मार्क्स आए, आप लोगों ने कितने का सही जवाब दिया। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।